आज हमारा जो चर्चा का विषय है, जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और देश चिंतित है, हमारे प्राइम मिनिस्टर चिंतित हैं। वो मुख्य मुद्दा है कनाडा में सनातन मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और वहाँ पे हिंदू संगठन से जुड़ी हुई एक मीटिंग पर खालिस्तानियों द्वारा अटैक जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म के ऊपर अटैक करें, जबकि खालिस्तान जो है उसके अन्यायी जो हैं सिख संप्रदाय के हैं, और सिख जो है संप्रदाय हिंदू का ही एक निकला हुआ छोटा सा रूप है। सारे लोग जानते हैं कब ये संप्रदाय बना, और ख़ास तौर पर ये मुस्लिम आताइयों के लिए उनके अगेंस्ट लड़ने वाली जो एक फोर्स तैयार की गई, वो हिंदू सनातनियों के रक्षा के लिए तैयार की गई। लेकिन आज वही फोर्स खालिस्तान के नाम पे सनातनी हिंदुओं के विरोध में खड़ी हो गई है। इसका एक राजनीतिक पहलू है जो बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। उसको अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में एक ये होता है कि हर कंट्री अपने मतलब हर देश जो है अपने लिए सोचता है, और उनमें से भारत ऐसा देश है जो अपने साथ दूसरे देशों के और दूसरे देश के नागरिकों के लिए, विश्व के लिए सोचता है। ये यहाँ के जो हिंदुओं की मेंटलिटी, जिसे इनकी विचारधारा, इनके धर्म की खूबी है, वो यही है कि अपने के साथ दूसरे की अच्छाई सोचना और अच्छे के लिए कर्म करना। ये हिंदुओं की खूबी है, सनातन की खूबी है। इसी के देखा जाए तो आज हिंदुओं के प्रति आकर्षण विश्व में कई देशों का बढ़ रहा है। उसी का विरोध है ये, एक धार्मिक विरोध है। दूसरा, भारत की जो राजनीतिक स्तर है विदेश में, उसका एक हाई लिमिट पे जाने की जो ग्राफ है उसका विरोध है। तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ है उसकी वजह से कुछ देश ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर में वो बहुत सोच के चलते हैं, उस फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है कि वो देश कौन से हैं जिनका इंटरेस्ट इंडिया के ग्रोथ से और उनकी हाई ग्रोथ राजनीतिक विदेश पॉलिसी से ज़्यादा असर पड़ता है। उनमें होते हैं जो अपने मटेरियल, अपने प्रोडक्ट एक दूसरे देश में ज़्यादा भेजते हैं। उनमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, और ये तो प्रोडक्ट भेजते हैं, बाकी तेल वाले देश हैं ये भेजते रहते हैं, इटली भी है। लेकिन मेन रूप से ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में अमेरिका अपने प्रोडक्ट भेजता है, और वो काफ़ी उसका पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। अब आता है उसका इंटरेस्ट फिल कैसे होता है। जब पहले आप देखेंगे G20 जब सम्मेलन शुरू हुआ था, तो उस G20 में साउथ अफ्रीका था, लेकिन पहली बार साउथ अफ्रीका के साथ में अफ्रीका संघ आ गया। वो संघ जो है बहुत महत्वपूर्ण बन गया, और ये जो है भारत का एक राजनीतिक जो देखा जाए एजेंडा था, ये वर्ल्ड की बिजनेस पॉलिसी में G20 की पॉलिसी में बड़ा चेंज लाने वाला था, और ले आया भी, चेंज लाया। क्योंकि अफ्रीका की देश में बिजनेस करना दूसरे देशों के लिए बड़ा मुश्किल है। G20 के थ्रू सब लोगों को बिजनेस करना और एक दूसरे की साझेदारी, एक दूसरे का हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत होती है, तो उसमें इंडिया का रोल अहम हो जाता था। लेकिन वहीं पर यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, और जो दूसरे देश हैं, चाहे उसमें रूस हो, चाइना हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन लोगों का रोल जो है थोड़ा सा अहित हो रहा था। तो ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना। लेकिन सबसे ज़्यादा हित वहाँ पर
अमेरिका का और उसके सहयोगी देशों का हो रहा था। तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। ये जो भनक लगी कि वहाँ इस संघ को लाया जा रहा था, वहीं से शुरू होता है कि इंडिया को कैसे दूसरे मुद्दे में उलझाया जाए। वहां से शुरू होता है निज्जर हत्याकांड का। जबकि वो व्यक्ति जो है इंडिया का सबसे वांटेड खालिस्तानी में था, और यहाँ से वांटेड होने के बाद कनाडा में उनकी कोई वो नहीं थी, सत्ता नहीं थी, बाद में मिली, तब से वांटेड था। अब जब वांटेड था तो वर्ड के उसमें उसकी डिमांड रखनी चाहिए थी, लेकिन इन सब होने के बाद भी वहाँ से कनाडा से उनको सिटीजनशिप मिल जाती, सारा कुछ मिल जाता, वहाँ की नागरिकता जो मिलती है उसका फ़ायदा लिए। अब इंडिया के अंदर अगर कोई वांटेड है, दूसरी कंट्री में रह रहा है, तो पहली तो प्राथमिकता इंडिया की देनी चाहिए कि भाई आपके यहाँ वांटेड था तो हम आपको इसको हैंड ओवर करें। ये सारे एक दूसरे देशों के साथ अक्सर वो होता है, समझौता होता है, देने की प्रक्रिया होती। लेकिन ये सारे किनारे रख के उस हत्याकांड में ये कह दिया जाता है कि इंडिया का रोल था। अब कनाडा को जो बेच दिया गया कि इंडिया का रोल था हत्याकांड में, आपके देश में इंटरफियर करने किया इंडिया ने, तो आप विरोध दर्ज करिए। विरोध दर्ज उन्होंने किया कि हमारे देश में ये आके हत्या कराए इंडिया की लोगों ने। ये यहाँ से ट्विस्ट लेता है और एक बहुत बड़ा रोल शुरू कर देता। अब कनाडा का मजबूरी क्या है, वो 5i के थ्रू उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी जी, और 5i में अमेरिका ने उसे बताया था। लेकिन इसका सेकंड पहलू आता है कनाडा की पूरी इकोनॉमी में, पूरे आप देखेंगे छोटे मोटे बिजनेस में, और वहाँ के वोट बैंक के रूप में सिखों का बहुत बड़ा रोल है। वो एक तरीके से इंडिया के जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ वो अल्पसंख्यक के रोल में आ गए हैं, वहाँ की सरकार को सपोर्टिंग मोड पे आ जाते हैं। उनके बगैर सरकार बनाना भी दूसरे वहाँ के मूल निवासियों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको खुश रखने के लिए इन्होंने खेला। लेकिन ये आता क्या है कि खालिस्तान की डिमांड पंजाब क्षेत्र को लेके है, वो इंडिया में है, भारत में है। भारत में हिंदू बाहुल है और वो जबकि हिंदू से जुड़े हुए हैं, लेकिन खालिस्तान एक मोटिवेटेड ये एजेंडा जो चल रहा है ये हिंदुओं के अगेंस्ट हो गया। अब वहाँ हिंदुओं के अगेंस्ट अगर जब ये हो रहा है तो वहाँ के हिंदू तो कमज़ोर हुए और उनको पूरी छूट है। वहाँ की सरकार बोलती नहीं, कोई कुछ नहीं होता। कितनी बार वहाँ पे सारे कुछ हुए, हमारे वहाँ के दूतावास पे अटैक हुआ, कोई कुछ नहीं किया, झंडे फाड़े गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये बिना सरकार के सहयोग के, कनाडा सरकार के सहयोग के नहीं होता। अब देखें, आप खुले तौर पे देखें जो कुछ हो रहा है, वहाँ की दूरदर्शी सरकार न होने की वजह से हो रहा है। अगर दूरदर्शी सरकार रहती तो ये संभावना नहीं होती। पहले जो होता है कल्प्रिट को अगेंस्ट एक्शन लेना, कोई भी हो, आप अगर निकलते हैं तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम कहें कि मेरे दुश्मन देश का है या किसी और उसका है तो इसको तो सजा होनी चाहिए भले निर्दोष हो, इसको तो पीटना चाहिए भले निर्दोष है। ये चीज जो है मानवाधिकार का संरक्षण का नारा देने वाली देश जितने हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इनके ग्रुप, ये इस चीज को नहीं देख रहे हैं कि वहाँ एक धर्म के ऊपर अटैक हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इनका मानवाधिकार कहाँ है? इनके अधिकार नहीं, इनके ऊपर इनके बोलने की ताकत नहीं। दूसरी कंट्रियों पे चढ़ के जाके बताते हैं। ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। यही ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनडायरेक्ट में इंडिया की बढ़ती हुई राजनीति से परेशान होके जिन लोगों के फ्यूचर में असर डालने वाला है वो उसका विरोध इनडायरेक्ट में करा रहे हैं। अब इसी का दूसरा रूप हो गया ब्रिक्स सम्मेलन। फिर ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ये एक्शन आया। पहले तो G20 में हुआ कनाडा के राष्ट्रपति के द्वारा, अब ब्रिक्स सम्मेलन के बाद वहां फिर वही इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे बड़ा निगेटिव मुद्दा क्या है? डॉलर, पेट्रोल डॉलर के अगेंस्ट।
कि जो भी बिजनेस होंगे ब्रिक्स से रिलेटेड कंट्रियों के, वो उनकी मुद्राओं में होगा, तो इनका पेट्रोल डॉलर डाउन जाएगा, इनकी वैल्यू कम होगी। तो ये बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे बनते जा रहे हैं। और ये ध्रुवीकरण आज वर्ल्ड की राजनीति में, वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो ये एक दूसरा ग्रुप बनने जा रहा है। ये जो कहिए कि एक नाटो था, एक यूएसआर जिसको सोवियत संघ बोलते थे, उससे अलग करके एक दूसरा ग्रुप बनने जा रहा है बिजनेस का। एक हाई वो लेवल पे है, एक लो लेवल पे। लो लेवल वाले ग्रुप को हाई लेवल वाले ऊपर आने नहीं देना चाहिए, लेकिन लो लेवल वाले अपने साधन से वर्ल्ड में अपनी इमेज बनाना चाहते, क्योंकि कंज्यूमर उन्हीं के पास है। तो अब ये राजनीतिक मुद्दा और अपने देश के इंटरेस्ट का मुद्दा, ये सारे एक दूसरे में जुड़ते जा रहे हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरे वर्ल्ड की बदलने वाली है, जो बहुत बड़ा चेंज लाएगी। और इसमें इंडिया का ये एक एग्जाम्पल है, ये क्योंकि सबसे तेजी से वर्ल्ड में अपने एक बहुत बड़ा कंज्यूमर कंट्री है, दूसरा बहुत तेजी से अपने प्रोडक्ट ला रही है, अपने को सेल्फ डिफेंस में जा रही है। दूसरी कंट्रियों से इनके हथियार निर्यात कम, आयात कम हो रहे हैं, निर्यात बढ़ते जा रहे हैं। उन निर्यातक देशों के जो हथियार निर्यात कर रहे थे उनका कंप्यूटर बनने जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे उठते जा रहे हैं, तो इनके ऊपर आरोप लगाना, उनके इंटरेस्ट जब किल होंगे तो करेंगे ही। ये कोई मतलब एक नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी है, हमेशा से ऐसा होता आया है। लेकिन अब हमारा देश, हमारे देश के अपोजिशन की पार्टियां, यहाँ के नागरिक हमारे देश की शासन व्यवस्था के साथ कैसे जुट के, इकट्ठे होके अपने देश के लिए वर्ल्ड में अपनी इमेज बनाने में साथ देते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और इस पे सबको विचार करना चाहिए, यहाँ की कंट्री के लोगों को विचार करना चाहिए कि पहले देश फिर दूसरा कुछ। देश की इमेज अच्छी वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड में इमेज खराब करने की अगर कोशिश कोई देश करना चाहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसको एक साथ खड़े होकर जवाब देने का समय है। और ये समय अगर गंवाएंगे तो हम लोग पीछे जाएंगे, जो आज से 80 साल पहले हमारी स्थिति थी, 75 साल पहले थी, हम वहां पहुंचेंगे, डाउनग्रेड होंगे, कहने का मतलब है। इसलिए हम लोगों को पूरे देश के नागरिकों की, पॉलिटिकल पार्टियों की, देश के हित के लिए एक साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।